नेतन्याहू ने एक नया शोशा छोड़ा है। ये नफरत की बुनियाद पर एक सोसाइटी कायम हो गई है और वो रेडिकलाइज हैं। यूके ने इसराइल के लिए हिमायत को कम कर दिया। तकलीफ में है बरतानवी एलीट। ये तरीका वारदात कोई नया नहीं है और मजहब की बुनियाद पर वहाँ तकसीम पैदा करने की कोशिश है। जो मक्का मुआहिदा हुआ, ये तीनों अलाई हैं अमेरिका के। पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर खदशे भी होते हैं। जो मुखालिफ इत्तेहाद है वो भी तीनों अलाई हैं अमेरिका के। अज़ाइम जो है वो ट्रंप के मुझे वो बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे। सबके पर जलेंगे, सबके पर कटेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़माना गवाह है प्रोग्राम के पॉडकास्ट गुफ्तो शनीद में खुश आमदीद, और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं तौसीफ़ अहमद खान साहब। तौसीफ़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ़ साहब, बहुत सारी चालें हैं मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो हमें नज़र आती हैं, और इन चालों में सरे फहरिस्त जो चालबाज है वो हमें पता है कि कौन है। वो एक छोटा सा मुल्क है जी, पूरी दुनिया में मुसीबत डाली हुई है। उसका वज़ीर आज़म जो है नेतन्याहू ने एक नया शोशा छोड़ा है। उसने बरतानिया को कहा है कि ये, इस बरतानिया के बारे में एक पेशन गोई की है कि ये इस्लामी जमहूरिया बरतानिया हो जाएगा, जो कि न्यूक्लियर पावर भी होगा, बल्कि पहला इस्लामी जमहूरिया न्यूक्लियर पावर मुल्क जो है वो बरतानिया बन जाएगा। अच्छा, ये चीज़ जो है ये हम ये नहीं कह सकते कि बस वो मुंह से बोल गया, उसके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया। अगर ऐसी बात होती तो वो कहता कि माजरत, मैंने गलत कह दिया। ऐसी ही बात जो है वो जेडी वांस ने भी की थी 2024 में, शायद उसने जुलाई में की थी, और उसने यही कहा था कि ये कि मुसलमानों की जो तादाद है उस हवाले से उसने कहा था कि जनाब ये जो है बरतानिया ये मुसलमान मुल्क बन जाएगा। और बाद में उसने ये कहा कि ये जोक था। जेडी वांस की तरफ से ये बयान आ गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जिस हालत जंग में पूरा खित्ता है, बल्कि पूरी दुनिया है, तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए क्रिटिकली। हम सुन के बस ठीक है हमें किया कह दिया होगा, बस ऐसे ही कह दिया होगा, ये ऐसे नहीं होता। इतने बड़े लेवल पर जब बात होती है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ होती है और उसका नोटिस देना ज़रूरी है। इसका एक शिकवा तो ज़रूर है इसका नेतन्याहू का कि लेबर पार्टी की जब से हुकूमत आई है तो यूके ने इसराइल के लिए हिमायत को कम कर दिया 2024 में। फिर इसराइल का असलहा रोक दिया गया, इसराइल को जो असलहा दिया जाता था वो रोक दिया गया। और फिर 2025 में उन्होंने तिजारती मुज़ाकरात जो थे वो भी मौकूफ़ कर दिए या कम कर दिए थे। तो इस लिहाज से बड़ा क्लियर कट ये एक आ रहा था। ज़ाहिरी बात है बरतानिया के बारे में हम कह सकते हैं कि वहाँ जमहूरियत किसी फॉर्म में मौजूद है, और वहाँ पे अगरचे वहाँ की क्वीन जो है वो वहाँ की, या आजकल जो है वो अपना चार्ल्स जो है वो बादशाह हैं, लेकिन बहरहाल वहाँ पे जमहूरियत की इब्तिदा शायद वहीं से, उसी इलाके से हुई है। सिंबॉलिक ही रह गए, सिंबॉलिक है, वो बादशाह सिंबॉलिक है। तो वहाँ अवामुन्नास की, लोगों की बात की वैल्यू की जाती है। वहाँ पर मुजाहरे हुए हैं, उसमें अब ये सिर्फ मुसलमानों ने मुजाहरे नहीं किए, उन मुजाहरों में जो यूके में हुए हैं वो तमाम मज़ाहिब शायद शरीक हुए हैं, उसमें जो ईसाई भी शरीक हुए हैं, और सब ने ह्यूमैनिटी की बुनियाद के ऊपर जो इसराइल ने गज़ा में किया उसको देखते हुए फ़लस्तीनियों के साथ वो खड़े हुए, मुतासरीन के साथ खड़े हुए, इसराइल के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ें बुलंद भी की, हत्ता ये कि वहाँ की गवर्नमेंट ने भी कोई एक्शन लेना शुरू कर दिया। ठीक हो गया सर? ये अब फिर मैं कहा करता हूँ अल्लाह का अमर है कि अल्लाह ताला ख़ुद इन लोगों से वो काम करवा रहा है, इसराइलियों से, कि इंसानियत के दिल में इनके लिए दूरी पैदा हो रही है। और इसराइलियों को इसकी ज़्यादा परवाह इसलिए नहीं है कि वो इंसानों को, यहूदियों के अलावा दूसरे इंसानों को वो जेंटाइल समझते हैं। खैर, यहाँ पर लेबल लग गया मुसलमान होने का। बरतानिया में लेबर पार्टी की अक्सरियत या जो भी है वो मुसलमान तो नहीं थे, उन्होंने तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बात की थी। लेकिन यहाँ से अब उठाया जा रहा है एक शोशा कि जनाब ये यहाँ पे मुसलमान बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, इमिग्रेशन भी है, और जो वहाँ पे मौजूद हैं उनके यहाँ भी औलाद की पैदाइश की रेशो जो है वो तमाम मज़ाहिब से ज़्यादा है। और जो है कि सन 2000 में अगर 1.6 मिलियन थे तो अब 4 मिलियन है। मेरा ख्याल है इससे कहीं ज़्यादा है। बहुत पाकिस्तानी और इंडियन मुसलमान और अरब मुसलमान बहुत नज़र आते हैं। ये पूरे यूरोप को आज से कोई तकरीबन 15-20 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी और कहा गया था कि पूरा यूरोप जो है ना बहुत जल्द मुसलमान हो जाएगा। और वो कोई ईसाई इदारा था जिसने बनाई थी और कहा था कि जो इनके यहाँ पैदाइश का जो रेशो है वो इतना ज़्यादा है कि वो
ग्रो करते करते जो है ना वो डोमिनेट कर जाएगा, जबकि जो ईसाइयों में या औरों में जहाँ पर के औलाद के हवाले से कि रुकावट रखी जाती है, वो जो है वो अब रिवर्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रखा कि 2.23 या 2.5 के करीब अगर ऑफ स्प्रिंग्स होंगे तो आपकी जनरेशन चलती है, अगर इससे कम होंगे तो वो रिवर्स शुरू हो जाता है। तो वो उन्होंने खौफ दिलाया था कि इस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो दीगर मज़ाहिब को या ख़ुसूसन ईसाइयों को इकट्ठा किया जाए कि किसी तरह मुसलमान तुम पर हावी ना हो जाए। और आज आप सोचें, जेडी वांस और नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप भी, वजह पीछे क्या है कि लेबर पार्टी ने अपना हाथ पीछे लिया, यूके की गवर्नमेंट ने अपना हाथ अपने दस्ते शफ़क़त हटाया है, और वो याद कर रहे हैं वो बालफोर्ड को जो कि ब्रिटिश था जी। और उसने ही आइडिया पेश किया था, और जनाब विंस्टन चर्चिल ने जो है वो उसमें बहुत उनका किरदार अदा किया था। तो वो तो याद कर रहे हैं, और आज वो खड़े हुए हैं जिस पोजीशन के ऊपर, उनको यहूदियों को अपना जुल्म नज़र नहीं आ रहा, इसराइलियों को वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये अब यहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो आग भड़काने की, इस्लामोफोबिया की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आखिरी बात करके फिर आपसे बात करूँगा। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लयातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल, मेरी उम्मत पर वो तमाम हालात और वाक़यात वारिद होंगे जो बनी इसराइल पे हुए थे, ऐसे जैसे एक जूती दूसरी जूते से मुशाबे होती है। जी बिल्कुल। तो उस हदीस को अगर मैं जहन में रखूँ, और उसमें ताकीद ये फरमाई थी कि उनमें से कोई शख्स ऐसा था जो किसी गोह के बिल में घुसा, तो तुम में से भी ऐसा होगा, और कोई शख्स ऐसा शकी था जिसने अपनी माँ के साथ बदकारी की, तुम में भी ऐसा बदबख्त पैदा होगा। यानी कि इस हद तक एक्सप्लेनेशन हदीस में है कि रेलेवेंस है। अच्छा, मुझे जो खौफ है, और वो अब लगता है बढ़ता चला जा रहा है, कि वो ये है कि ये इस्लामोफोबिया को दोबारा से हवा देंगे, और यूरोप पूरे के अंदर मुसलमानों के लिए मुश्किलात का मामला होगा। बनी इसराइल या यहूदियों के ऊपर यूरोप में एक वाक़या हुआ था जिसको आप हॉलोकॉस्ट कहते हैं। जी। अल्लाह करे ये हमारी मेरी जो है वो असम्पशन जो है वो ये जो है इस मामले में जो है वो अल्लाह करे कि मेरी असम्पशन ठीक ना हो, लेकिन अब शायद वो तैयारी कर रहे हैं कि ये मुसलमानों को तो यहाँ से कम करें ना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो औरों को खड़ा करें ना। तो ये पूरा एक सिनेरियो नज़र आता है मुझे नाराज़ नेतन्याहू का। अब मैं चाहूँगा इस पर आप कमेंट कीजिए। अच्छा, एक बात तो उसकी नेतन्याहू की बात से एक बात वाज़े होगी, वो कहता है कि भी हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नुमाइंदे हैं मशरिक़ वस्ता में। ये जितने मर्जी सेकुलर बन के दिखाएं, ये जितनी मर्जी जमहूरियत दिखाएं, बताता है ना, वेस्ट भी बताता है, या डोनाल्ड ट्रंप भी बताता है कि हम जमहूरियत के चैम्पियन हैं, हमारी वजह से दुनिया में जमहूरियत होती है, या जेडी वांस है, ये सब इसी तरह की चीज़ें बेचते हैं। लेकिन इनके तमाम तर अमाल जो हैं वो इनफैक्ट मज़हब का इस्तेमाल है अपनी सियासत के लिए, और दीन इस्लाम से नफ़रत वाज़े करता है। अब ये सिर्फ तंज नहीं है, ये एक बात ये भी है कि हमने दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है मुसलमानों को। तो आप अगर इस्लामी जमहूरिया बरतानिया बनेंगे तो फिर आप भी उसी साफ में आ जाएंगे। यानी उन्हें एक टांट किया गया है कि ये तो हमारी सिविलाइजेशन के और मज़हब का इस्तेमाल, के हमारे मज़हब के मुखालिफ हम इनको समझते हैं। वो ये सर ये क्या कहते हैं, रिलीजियस, पॉलिटिकल, एथनो नेशनलिज्म, ये सब कुछ मिक्सचर बनाकर एक दुनिया के सामने पेश किया गया। और अब वो तो कभी नहीं छुपाया उन्होंने कि हमारे लिए जो ख़तरा है जो वो मुसलमान है। ये कब किताबें लिखी जाने लगीं, जब रूस का जब मामला हुआ कि रूस टूट गया, तो तब से ये शुरू है। जी बिल्कुल। तो उसने ये एक तरह की आईना दिखाने की कोशिश की बरतानिया को। फिर बरतानिया उनका माई बाप रहा है, बरतानिया की वजह से, उसकी साजिश की वजह से ये खित्ता तकसीम भी हुआ और इज़राइल भी बना। और आप ममालिक के नक्शे को देखें ना, जो ममालिक नए क्रिएट किए हैं वहाँ पर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, आप स्पेन तक चाहे बेशक चले जाएं, वो जिब्राल्टर तक, तो बाज़ ममालिक का कुछ तुक समझ नहीं आता कि ये क्यों क्रिएट किए गए। और फिर कोने संभाले हुए हैं, हर उस खित्ते में अपने अपने कोने संभाले हुए हैं। वो चाहे बरतानिया ने अभी तक रखे हुए हैं या अमेरिका को हैंड ओवर कर दिए गए। ये इज़राइल भी उसी तरह है, ठीक है। और उसको कायम भी इसलिए किया गया। अब उन्हें यह भी पता है कि बरतानिया से जो लोग गए उन्होंने जाके अमेरिका बनाया, या बरतानिया के जो लोग हैं उनका भी वहाँ के इक़्तिदार पर कब्ज़ा है। तो ये क्योंकि एक रिश्तेदारी बनती है, वो तकलीफ़ भी है। ऑन ए लाइटर नोट, मुसलमान या बाकी अरब जो हैं वो क्यों ना जाएं?
इन्होंने 2-2 साल इन मुल्कों में क्या किया है कॉलोनियल पावर के तौर पर, और ये उनकी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से उन्हें मैन पावर की ज़रूरत थी, तो वो लोग गए हैं। तो हमें 2-2 साल एक्सप्लॉइट करते रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? कभी वहाँ तो हमारे लोग तो जाके काम ही करते हैं, हम तो कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे। लेकिन ये आने वाले जो ख़तरात हैं उसमें यह है कि मज़हब के नाम पर इकट्ठ बनाया जा रहा है, और जिस मज़हब वालों को साथ शामिल करने की कोशिश है, ये मैं नेतन्याहू की कोशिश है, इनफैक्ट वो उनके भी उतना ही खिलाफ है। जी। और जो उन्होंने फ़लस्तीन में उनका भी वैसा ही असर किया जो वहाँ के फ़लस्तीनी मुसलमानों का किया है। तो ये इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये नफ़रत की बुनियाद पर एक सोसाइटी कायम हो गई है, और वो रेडिकलाइज हैं, वो किसी की नफ़रत बेचकर कहीं से काम निकालते हैं, हालांकि नफ़रत उनसे भी कर रहे होते हैं, फिर वहाँ कुछ और बेचकर कुछ और काम निकालते हैं। वहाँ इनकी मुख्तलिफ लॉबीज़ बरतानिया में भी काम करती हैं। बिल्कुल लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद वो पब्लिक का प्रेशर भी मौजूद है, लेकिन ऐन उसी वक्त बरतानिया में एक फ़लस्तीनियों के लिए जो मुजाहरे करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर पाबंदी भी लगाई है बरतानिया ने। तो तकलीफ़ में है बरतानवी एलीट, उनको उन्होंने कैप्चर किया हुआ था, और अमेरिका में भी एलीट कैप्चर है, इसी अवाम नहीं। देख लें, अवाम तो बच्चों ने तो यूनिवर्सिटी देखे, हमारे बच्चे तो नहीं निकले जी, जिनके बच्चे मर रहे थे उनके बहन भाई नहीं निकले, वो निकले हैं, ये अप्रिशिएट मैं उन्हें ही करूँगा, ठीक है। तो वो उसको एड्रेस करने की कोशिश है पुराने तरीके से, ये होगा नहीं। जर्मनी पूरी बेशर्मी के साथ इंटरनेशनल लॉ के आगे उन्होंने प्रेफरेंस दी है इजराइल के साथ ताल्लुकात, और वो बज़ाहिर कहते हैं वो जी हमारे यहाँ होलोकॉस्ट हुआ था तो इस वजह से हम अपने आप को मुजरम गर्दानते हैं। नहीं, जर्मनी वही मैसेज ख़रीद रहा है, यही जो एक इस्लामोफोबिया का आप कह लें या मज़हब की बुनियाद पर तकसीम का, तो जर्मनी खड़ा है उसके साथ। बाकी जो यूरोपीय ममालिक हैं वो निकल गए हैं। अब आपको मैं शायद पिछले बरतानिया भी उनमें शामिल हो गया है जी, बरतानिया भी शामिल हो गया, इटली है, ठीक है, स्पेन है, नेदरलैंड है। आप देखें ना, ये बहुत बड़ी सपोर्ट बेस थी इसराइल के लिए। अब क्या हुआ यूएन में, जर्मनी गैर मुस्तकिल मेंबर के तौर पर जब से यूएन बनी है सबसे ज़्यादा मुंतखब होने वाला नुमाइंदा है सलामती कौंसिल का, सबसे ज़्यादा। और जर्मनी की ये कोशिश भी रही है इन सालों में, पिछले 5-6 सालों में, जब से ये कोशिश शुरू हुई कि अफ्रीका से भी एक सलामती कौंसिल का मेंबर होना चाहिए, एशिया से और होना चाहिए, और तो जर्मनी की कोशिश है कि यूरोप से उसका नाम आए। इसी इजराइल की हमायत का नतीजा है कि बाकी यूरोपीय ममालिक यूएन में उसके लिए वोट नहीं कर सके और वो पहली दफ़ा हार गया है। तो ये भी वो भुगत रहे हैं, लेकिन वो अभी बाज नहीं आए। ये रेजिस्टेंस का मामला है, एक तरफ नफ़रत का मामला है और आगे रेजिस्टेंस का मामला है, जो कि वहाँ से होता हुआ इस खित्ते में मशरिक़ वस्ता में जो है आप उसके नताइज देख रहे हैं। और एक जंग है जिसमें मुझे पूरा यकीन है जी कि ये नफ़रत बेचने वाले जो लोग हैं, इज़राइल के जो लोग हैं, जो ये इज़राइल की जो इक़्तिदार आला है जो उन्होंने बनाया हुआ है, और जिस बुनियाद पर उन्होंने बदकिस्मती से पूरी सोसाइटी रेडिकलाइज कर दी है, यानी आप 1 इंच खित्ते के मालिक नहीं हैं, काबिज़ भी हैं और अपने कब्ज़े को मुख्तलिफ मजहबी तावीलात भी देते हैं, और पूरी सोसाइटी बकिया दुनिया के तमाम लोगों को कत्ल करने के दर पे है। तो और क्या कहा जा सकता है? गुस्सा है लेबर पार्टी पे, पस मंज़र जी निकाला किस पे जा रहा है? मुसलमानों पे। यानी कि ये तरीक़ा वारदात कोई नया नहीं है। जी बिल्कुल। कुरान जलाए जाते हैं, ठीक है, बेहुरमती की जाती है, नामूस रसालत के हवाले से मामला होता है, किसी तरह मुसलमानों को प्रोवोक करके निकाला जाए और फिर उसके बाद जो है उनको हम जो है वो उनका कोई टारगेट कर करें। अच्छा, इसमें एक अहम बात कि यार ये क्या बात हुई कि जनाब पहली इस्लामी न्यूक्लियर पावर जो है वो बरतानिया, पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं किया? उसको भूल गया पाकिस्तान को, या पाकिस्तान का खुदा न खासा वो न्यूक्लियर नहीं समझता, या वो जिक्र नहीं करना चाहता, या वो डरता है, या क्या है? यानी कि ये अल्फाज तो देखे ना, फर्स्ट इस्लामिक जमहूरिया न्यूक्लियर पावर बरतानिया, ये फर्स्ट कैसे होगी भाई? मैं अर्ज़ कर दूँ, जो मेरा ख्याल है कि उसकी सोच अप्रोच है कि पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है,
एक मुसलमानों की हुकूमत मौजूद है। बरतानिया के हवाले से वो ये समझता है कि जिस तरह की तंजीमें वहाँ पर चंदा इकट्ठा करती हैं, इज़राइल के ख़िलाफ़ मुजाहरे करती हैं, इज़राइल के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया हुआ है, पार्लियामेंट में उनका इन्फ्लुएंस बनता जा रहा है, तो वो उस हवाले से इस्लामी हुकूमत की बात कर रहा है कि वहाँ पर एक इस्लामी निज़ाम वाली हुकूमत नहीं सर, कायम। पहली न्यूक्लियर में ये तो मैं इस पे अब फंस सर रहा हूँ मेरी आगे। अर्ज़ सुन लेना, मैं यही बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जब इस्लामी तर्ज़ हुकूमत आएगा तो इसको पाकिस्तान के बारे में वैसे वो जानबूझ के आजकल के दिनों में पिछले 1 साल 1.5 साल से पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रहे, ख़ास तौर पर ये अब अलाइंस भी हुआ तो तब भी बात नहीं कर रहे। लेकिन लगता ये है, मैं यकीनी तौर पर तो नहीं ये कह सकता कि वो टांट कर रहे हैं कि यहाँ पर तो मुसलमानों की अक्सरियत है, इसलिए इसे एक मुसलमान मुल्क कहा जा सकता है, इस्लामी हुकूमत नहीं कहा जा सकता। तो वो ये कह रहे हैं कि इसका आउटकम ये होगा कि यहाँ पर जो तंजीमें काम कर रही हैं वो एक इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी, और वो तो फिर पहली एटॉमिक बॉम्ब रखने वाली इस्लामी हुकूमत होगी। जो उसका आप इशारा ईरान की तरफ समझ लें, उसका इशारा आप इखवान की तरफ समझ लें, और इसी तरह की जो मुख्तलिफ तंजीमों को वो यानी कि वहाँ वहाँ पर के अवाम को डराया जा रहा है कि यहाँ Exactly. शरिया लॉ इम्प्लीमेंट जी, होगा। जी, अच्छा जी। चले, ये तो आपने एक तौजीह बयान कर दी। सर एक तौजीह ये भी तो हो सकती है, जो हमने चाहा हमने किया, न्यूक्लियर पाकिस्तान हमें नहीं रोक सका, तो ठीक है, ऐसा पाकिस्तान कोई मसला नहीं हमारे लिए। और वो पाकिस्तान जो है वो, मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे मेरी बातें गलत हो, वो पाकिस्तान जो है वो तो ट्रंप के इशारों पे चलता है, ठीक है, ट्रंप की तायद भी उसको हासिल हो जाती है, वो उनको नोबेल प्राइज़ भी देना चाहते हैं, सारा इम्तियाज़ तो दे ही थे मेरे ख्याल से ट्रंप को बुला के। तो कहने का मेरा मकसद है कि ये तुमसे हमें डर नहीं है, तुम रखो अपने पास न्यूक्लियर पेपर, कुछ मसला है, तुम्हारी तौसी पसंदाना अज़ाइम में तुम्हारा कोई एक राय हो सकती है कि ये भी कि हम आपको खातिर में ही नहीं लाते, हम आपको अपने जैसा समझते ही नहीं, ठीक है ना, तो ये हम लिए थ्रेट नहीं समझते। मेरा नहीं ख्याल कि वो हमें अपना थ्रेट नहीं समझते। हम जितने भी गए गुजरे हों वो हमें थ्रेट समझते हैं। हम जितना भी इज़राइल को चाहें कि वो हमारा दोस्त हो या होना चाहिए, हम सोचते रहे हैं, हम ये काम करते भी रहे हैं, लेकिन वो नहीं कभी भूले। अगर हम उनके लिए थ्रेट नहीं हैं तो जब वो 2 दफ़ा इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पर हमला करने आ रहे थे तो तब भी हमारे यही हालात थे। तो उस वक्त अगर उन्होंने थ्रेट अपने आप को हमें समझा अपने लिए, तो आज कैसे नहीं समझ रहे। और ये जो अभी हमने MOU साइन करवाया तो उसकी ख्वाहिश के बरखिलाफ़ हमने वो सीज़ फायर करवाया, और अगर उस MOU को पढ़ लें तो वो अमेरिका को तो कुछ नहीं दे रहा था, ठीक है, तो वो ईरान के हक़ में ज़्यादा बेहतर था। तो उसके ख़िलाफ़ जिस तरह उन्होंने कैंपेन चलाई और सारा कुछ हुआ। फिर ये अलाइंस की जो बात हमारी तुर्की, पाकिस्तान और उस पे हम अभी आगे आएंगे जी, मैं सिर्फ इशारा दे के मैं आगे बात करता हूँ। उस पे भी वो तुर्की को धमकी दे रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं देते, ठीक है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बतौर एक मिलिट्री पावर, एटॉमिक पावर वो समझते हैं और इसको एक रियलिटी समझते हैं, इसलिए वहाँ तक जाते नहीं हैं कि हम आई टू आई ना आ जाएं पाकिस्तान के साथ। वरना मेरे पास ज़ाती नॉलेज में है, शायद हम इस प्रोग्राम में शेयर भी कर चुके हैं, कि उसने नेतन्याहू ने ये खुद कहा हुआ है कि ईरान के बाद हमारा असल ख़तरा पाकिस्तान से है, बिकॉज इट्स एटॉमिक पावर और उनके हथियार। ये पुरानी बात कही, पुरानी बात। और फिर उसने ये भी कहा कि नहीं, असल में जब बात बदली कि असल में बात यह है कि पाकिस्तान के एटॉमिक हथियार जो हैं वो हो सकता है दहशतगर्दों के हाथ लग जाएं, और दहशतगर्दों के हाथ लग गए तो फिर तो हमें इंटरवीन करना पड़ेगा ना। इंटरवीन करने का मतलब ये कि अमेरिका हमारे हाथ में है तो हम इंटरवीन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर रुक जाए, ये बात कर ली उसने। आज भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है, तो फिर पर्पज़ तो यही हुआ, तब भी यही कुछ हो रहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फिर इस नैरेटिव को फ़रोग मिले। एटॉमिक पावर को आई टू आई आप नहीं देख सकते। एटॉमिक पावर के हवाले से जो उसको ख़राब करने का तरीका है वो यही है जो हमारे साथ अपनाया गया है। यहाँ पर अरबों रुपए लगे हुए हैं और बिलाशुबा किन का इत्तेहाद है? एक तो ये इत्तेहाद है ना 3 मुल्की, और दूसरा इत्तेहाद कौन सा बना है? इज़राइल, इंडिया और UAE, 3 ममालिक। इसके बाद तुर्की के लिए उन्होंने कौन सा इत्तेहाद बनाया?
साइप्रस, वो जो यूनान का, इजराइल, इंडिया। तो फिर काउंटर अलायंस इस तरह बनाने की क्या जरूरत है इफ वी आर नॉट थ्रेट? इंडिया क्यों भाग भाग के जाता है जो कि अलायंस कामयाब नहीं होगा? ये भी मैं आपको बता दूं। तो गोया पाकिस्तान का नाम ना लेना आपके ख्याल में हिकमत अमली है मेरे ख्याल उसकी चाल है ये भी कि हम अभी फिलहाल इसको पाकिस्तान को ना छेड़े। इनको छेड़ने का तरीका और इनको हमने वैसे ही जो है वो दरअंदाजी और दहशतगर्दी के साथ किया हुआ है। बहरहाल ठीक है, ये नेतन्याहू का मामला भी यही है कि वो कभी खुल के नाम लेता है पाकिस्तान का और कभी बिल्कुल छुपा जाता है। और आखिरी बात यह है कि उसका नाम ना लेना पाकिस्तान का और सिर्फ बरतानिया को फोकस करना, ये सरीहन प्रोवोकेशन है वहाँ की लोकल अवाम के लिए कि भाई खड़े हो जाओ इस्लाम के खिलाफ। बिल्कुल है, एक फसाद बर्पा करने की कोशिश है। वहाँ फार राइट जो लोग हैं उनको इंस्टिगेट करने की कोशिश है, उस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है और मज़हब की बुनियाद पर वहाँ तकसीम पैदा करने की कोशिश है, बिकॉज दे क्लेम कि वी आर ए सेकुलर स्टेट। और लेकिन नेतन्याहू या ये जो ज़ायनिस्ट हैं इनको पता है कौन कौन सी तकसीम है और मज़हब उसमें हर जगह जितना भी करने की कोशिश करें, ये हर जगह खुद मज़हब यूज़ करते हैं, तो मज़हब की फॉल्ट लाइंस क्यों नहीं मौजूद इनके लिए? उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश है। और देखें मेरी बात सुने, अमेरिका के बाद इज़राइल का सबसे बड़ी तवज्जो जो है वो यूरोप रहा है। वो इन अरबों को तो कुछ समझता ही नहीं है और सही नहीं समझता। जो माजी में हमने देखा वो इनको कुछ नहीं समझता। और जो उसने वो नक्शा दिखाया था 2024 में या 23 में यूएन में, आप देखें कहाँ तक वो आया, यानी मेडिटेरेनियन सी से तिजारत की निगरानी भी इजराइल किया करेगा। तो उसने रेड लाइन बना के दिखाया था। तो यूरोप जो है उसकी बैकिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी अमेरिका की है। यूरोप को मुतमईन रखने के लिए इसी इजराइल ने एक इदारा खड़ा किया था जिसका नाम है हसबरा। उसने प्रोपेगेंडा करना है, आर्टिकल्स लिखने हैं, प्रोग्राम्स करने हैं जिसमें यूरोप को अपने साथ जेल करना है कि हम और आप एक हैं। और ये हैं वो असल में ज़्यादा से ज़्यादा ताईद चाहता है। जी, वो ताकत के ये मराकज़ हैं बड़े और छोटे, उनको वो अपने साथ रखना चाहता है। अरबों को वो कुछ नहीं समझते। बरतानिया से इसलिए भी तकलीफ है कि बरतानिया सबसे पहले उनका सबसे पहला पुख्तना जो है वो बरतानिया था और उसलिए उनको तकलीफ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सर, जेडी वांस का ये कह देना और उसके बाद कह देना जोक है, और फिर नेतन्याहू का ये कहना, सर ये मुझे ख़तरे की घंटी लगती है। क्योंकि जेडी वांस के भी उसी में यही था कि जब हम लेबर पार्टी ने अपना स्टांस चेंज किया है, गोया इसराइल के मफाद में अगर कोई जाएगा तो उसको मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट करार दे दिया जाएगा, कोई गवर्नमेंट जाएगी तो उसको कह दिया जाएगा कि अब ये आप अंदाज़ा करें कि सिंपल तरीका ये है कि उनको टैग कर दिया जाए। हाँ, जो इसराइल की मुज़ाहमत वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना उनमें शामिल कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इस पर वो काम कर रहे होंगे। इसके लिए उन्होंने कोई ना कोई मैप तैयार किया होगा। बरतानिया ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया इस पे, और करना चाहिए था कि आपने क्या बात कर दी, यानी कि आप मजाक है जो मर्जी चाहे बोल दें। और वहाँ के पॉलिटिशियंस ने भी इस बात पे किया है। बरतानिया सलामती कौंसिल का मेंबर भी है जी, और काफ़ी आगे निकल कर खेला है नेतन्याहू। आज के हालात में जब सिवाय अमेरिका के या जर्मनी के खुफिया इत्तेहाद के कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा, या इंडिया खड़ा है। जी बिल्कुल। लेकिन वो इंडिया का मामला ये है कि आरएसएस और ज़ायनिज़्म का नज़रिया बिल्कुल सेम है, डिटो कॉपी है, सिवाय नाम बदल के। तौसीफ साहब, हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था जो मक्का मुआहदा हुआ, और हमें खुशी थी कि हमारे मुसलमान भाई 3 मुसलमान मुल्क बड़े अच्छे मिले हैं और दिफाई मुआहदा किया है। लेकिन बहरहाल उम्मीदें भी होती हैं और पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ख़दशे भी होते हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चीज़ें सामने आती रही हैं कि जनाब मुआहदा हो रहा है और सारा कुछ। अमेरिका अपना इंडिया को बड़ी तकलीफ़ हुई, इसराइल को तकलीफ़ हुई, लेकिन ट्रंप साहब को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने तो जनाब बड़ा प्रेज़ किया अपने जो उनका है ट्रूथ सोशल, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी जनाब थपकी दी है कि बहुत अच्छा काम हुआ, ज़बरदस्त काम हुआ। अच्छा, अब हमारी ख्वाहिश ये है कि ये इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा का हो, ये किसी भी और ताकत के लिए जो है इस्तेमाल ना हो सके। और मैं यकीन है मुझे कि हमारे बड़ों के दिमागों में भी ये चीज़ होगी, ऐसी बात नहीं, हम हुस्न ज़न भी रखते हैं।
लेकिन आप ये देखिए कि बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। जी। ये थपकी का क्या मतलब है कि किसी तरह मैं इनकी इस दिफाई मक्का एग्रीमेंट की गुड बुक्स में शामिल हूं, बल्कि ऐसा महसूस करवाऊं कि ये मेरे ही कहने से हुआ है और इसको डिस्प्यूटेड भी और करने इसको की मशकूक भी बना दिया जाए, ठीक है, ताकि मशकूक बना, जब ट्रम्प कर रहा है, जाहिर बात है एक बंदा जो खुद सबसे बड़ा इस वक्त फसादी बना हुआ है और ईरान के साथ जो कर रहा है और वो इस दिफाई मुआहदे की हिमायत कर रहा है, ये बड़ा मानी खेज है। और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने फ़ौरन उसका शुक्रिया भी अदा कर दिया है कि बहुत शुक्रिया, आपने इसको तायीद फरमाई है। ठीक है, अपना एक जिसे हम डिप्लोमेटिक जेस्चर तो होना चाहिए, लेकिन ये अज़ाइम जो है वो ट्रंप के मुझे वो बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे। इस बात का गुमान होगा या किया जा सकता है कि ये चाहेगा कि अपनी मुदाखलत करे और इस इत्तेहाद को बढ़ाए भी, और फिर अपनी मुदाखलत के साथ और अपनी जो भी प्रेशर के साथ जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ इस इत्तेहाद को इस्तेमाल कराए। मैंने जो खदशा पिछले प्रोग्राम में ज़ाहिर किया था, ट्रंप की ये थपकी जो है मेरे उस खदशे को थोड़ा सा बढ़ा रही है कि ठीक है, हमने एक नीयत से इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कहीं खुदा न खास्ता हम किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो जाए। थोड़ा सा मैं इजाफे के साथ पिछली बात मैं उसमें रिपीट भी करूँगा जो हमने पिछले प्रोग्राम में की, लेकिन इजाफा ये एक तो ये ट्रुथ सोशल जो है ये अब दुनिया में मजाक बन गया हुआ है। वहाँ AI की वीडियोस बनती हैं, वहाँ जनाब आप मसाया के तौर पर भी सामने आते हैं, वहाँ पर अजीब जोकरों वाली हरकतें होती हैं। ये क्रेडिट लेने की कोशिश भी है कि ये इनफैक्ट ये माहिदा मैंने करवाया है। मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि मज़े की बात यह है कि तीनों ममालिक सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, आप ढाई कर लें या तीनों कर लें, क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ भी अलाइंस में है, दिफाई अलाइंस हमारा बड़ा ही और तजारती भी। जो भी फेल किया वो हमने खुद किया, चीनियों ने नहीं किया। ये तीनों अलाई हैं अमेरिका के। जो मुखालिफ इत्तेहाद है वो भी तीनों अलाई हैं अमेरिका के। है ना इंटरेस्टिंग बात। ये क्रेडिट लेने की कोशिश है, तकसीम बढ़ाने की कोशिश है, उसको मुखालिफ सिमत में लेकर जाने की कोशिश है। देखें, ये तो मैं नहीं कहता कि हम जाकर अभी कोई टक्कर मारने की पोजीशन में हैं डोनाल्ड ट्रंप को बतौर सदर अमेरिका। ना मारनी चाहिए। हमने आराम से एक अलाइंस बना लिया और वो अलाइंस एक एनर्जी रिच कंट्री का है, एक मिलिट्री मसल रखने वाले मुल्क का है, एक एटॉमिक पावर रखने वाले मुल्क का। तो ये लीथल कम्बिनेशन है। वजह क्या हुई? वजह ये है कि पूरा खित्ता, कल की वाशिंगटन पोस्ट की जो स्टोरी है कि अरब ममालिक जो हैं वो जितने भी छोटे बड़े जो भी हैं, वो शदीद बेचैनी पाई जाती है जो उसने ईरान में जंग छेड़ी और अब उसको वो ख़त्म नहीं कर पाया, और उनको अपनी सलामती के हवाले से शदीद बेचैनी है, इवन UAE को भी, चाहे वो दूसरे अलाइंस में खड़ा है। तो वो अब अमेरिका पर रिलाय नहीं करते। तो अमेरिका इनफैक्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि ये दरअसल मैंने किया है और हम यहाँ रहेंगे। हम ये भी कोशिश हो सकती है कि हम अब इन ममालिक के ज़रिए रहेंगे। पहली कोशिश थी कि हम इज़राइल के ज़रिए, देखें ना वो जो मैंने पहले बात की कि उसने जो नक्शा दिखाया था उसमें नक्शा ये था, वो सेम वही नक्शा था कि हमारे इलाके वही होंगे जहां अमेरिका बैठा है और अमेरिका की जगह हम लेंगे। ये नेतन्याहू ने किया था। तो ये उसको ये जहन में हो कि इज़राइल के ज़रिए ये काम नहीं चलने वाला, सिर्फ इज़राइल के लिए, इज़राइल अपना कब्ज़ा करता रहे और इनको हम जो है वो अपने अलाइंस के तौर पर सामने रखें और फिर इनको चलाने कर अपनी थानेदारी कायम रखें। मेरा नहीं ख्याल कि जितना एक्सपोज हुआ है अमेरिका ईरान के साथ जंग में, वो ये इसका ये बड़कबाजी और ये एप्रिसिएशन चल सकती है। हम कोई टक्कर मारने की पोजीशन में नहीं है, और हम मार भी लें, हमारी अपनी मईशत कमज़ोर है, सऊदी अरब नहीं मारेगा। सऊदी अरब ने तो एक लेयर सिक्योरिटी की और ली है कि कल को ये हो सकता है हमें रिप्लेसमेंट में जाना पड़े, वरना खरबों डॉलर का असला है सऊदी अरब के पास, अमेरिकी ही असला मौजूद है। इवन वो जो उनके अंडरग्राउंड हैं सारा कुछ मामला, वो भी सऊदी अरब ने उन्हीं से बनवाया हुआ, अमेरिकियों से, खुद तो काम कोई नहीं करते। ठीक है, तो ये हमें, मेरा ख्याल है कि हिकमत से चलने की ज़रूरत है। इसमें ऐसा कोई मामला नहीं। इसकी बात पर अब एतबार कौन करता है? इसके कहने पर चलता कौन है? MOU आप देख लें, ईरान जो है, ईरान का MOU अमेरिका के साथ हमने करवाया है। और अगर इसमें ये जो आपने खदशात, जो कि ज़ाहिर है आने चाहिए और उनका इजहार करना चाहिए
कि ये अगर अमेरिकी पर्पस को सर्व करने के लिए है तो ग्लोबल साउथ को तो बढ़ने के से कोई नहीं रोक सकता। ईरान ने साबित भी कर दिया। मैं तो साफ कहता हूँ कि कल को अगर ईरान इस इत्तेहाद में शामिल नहीं होता और ये इत्तेहाद ईरान के ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता इस्तेमाल हो सकता है। अव्वल तो ये कैपेबिलिटी नहीं है, जब अमेरिका और इजराइल नहीं ईरान को गिरा सके, और अब ये बात हो रही है कि भी न्यूक्स ना इस्तेमाल कर लिए जाएं। दोबारा से ये रिपोर्ट है आज की कि जी ईरान के ख़िलाफ़ न्यूक के बारे में कोई उसके यूज़ के बारे में कि इजराइल से करवा लिए जाएं, उसको न्यूक कर दिया जाए। इस पर मीटिंग हुई है। इसके बारे में पहले जनरल डेन केन ने मौक़िफ़ लिया था कि नो वे, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आपको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है अमेरिका को। ठीक है, तो अगर तो ईरान के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल होंगे तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होंगे, हम ईरान को नहीं गिरा सकेंगे। इसमें एक जो ख़बर मैं आपके साथ, हमारा नुकसान होना भी हमारा ही नुकसान है, दूसरों के मफाद फ़ायदा है। जी अब मैं जो आपके ख़दशे की बात में कोई टेक्निकल कमेटी बनी थी रेड सी के हवाले से, बाब अल मंदब के हवाले से। अब वो तुर्की ने जो मल्टीनेशनल फ़ोर्स है जो कि रेड सी में सिक्योरिटी के तहत, यानी आमदोरफ्त, जो बहरी आमदोरफ्त है उसको यकीनी बनाने के लिए कोई मल्टीनेशनल फ़ोर्स जो सऊदीया बनाना चाहता है, उसमें उन्होंने अपना कोई इनपुट दिया और उसकी हिमायत की है। अब ये देखने वाली बात है कि आप अपने मसाइल इंक्लूसिव सिक्योरिटी मॉडल के तहत बाब अल मंदब में भी हल करते हैं या लड़ाई की तरफ जाते हैं। तो लड़ाई की तरफ जाते हैं तो यकीनन फ़ायदा जो तबकी दे रहे हैं उनका है कि तकसीम बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर आप एक ही कमरे में बैठकर ज़ीरो सम गेम से निकलते हुए एक दूसरे के मसाइल हल करते हुए बात करेंगे तो फिर मसले का हल निकलेगा, नहीं तो सब के पर जलेंगे, सब के पर कटेंगे। उसमें कोई इत्तेहाद से बाहर है या अंदर है, इत्तेहाद बनने से पहले जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, फिर ये ताकत नहीं हासिल कर पाएगा। और ताकत की बुनियादी शर्त वो ये है कि आप डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करेंगे, तब मैं कहूँगा कि ये मुआहदा किसी स्ट्रक्चर पर खड़ा है। जी सही कह रहे हैं आप। अजीब मामला है कि ट्रंप के रवैये को हम कहते हैं कि जनाब ये गैर संजीदा है। बात ये है कि मैं एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर कोई पागल जा रहा है और वो किसी को उठा के ईंट मार देता है तो चोट तो लगती है, चोट भी लगती है, नुकसान होता है, भले हम क्या पागल है, लेकिन भाई हम बिल्कुल इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हाँ। ना। तो ट्रंप ने अभी तक जो भी कुछ किया है तो आसिफ साहब वो इसराइल की बेनिफिट में किया है। बिल्कुल, इसराइल उसका इससे बाहर कर भी नहीं सकता। लिहाजा वो अगर हम कोई बयान बदल भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो फ़ायदा उसी इसराइल को। लिहाजा हम इसको ये कहने के नहीं जनाब उसका तो एतबार कोई नहीं, उसका वो फलां हो गया, तो बज़ाहिर तो ऐसा फील हो रहा है। लेकिन अब देखिए ना, जेडी वांस ने भी कह दिया था कि मैंने जोक किया है। नहीं, ये आंखें तो हमने खुली रखनी है, आंखें हमने खुली रखनी है। और ये कि ये जो हिमायत की है, इसमें जो है किसी सूरत में भी जो है वो अमरीकी मफादात जो है वो इसको सुपरसीड न करें, वो इसको रिवेल न करें, इसको माहदे को ख़राब न करें। एक और भी जो ट्रंप ने जो बात की है वो बड़ी बज़ाहिर मज़ाक़ खैर है, लेकिन देखें उसने कहा जी कि ईरान को तबाह करने के बाद आबनाए हुर्मस पर मेरा वो अमरीकी इलाका हो जाएगा। इससे पहले उसने इसे स्टेट ऑफ ट्रंप बनाकर वो ट्रूथ सोशल पर शेयर भी किया था। और ये एक तो स्टेट वो बनाना चाह रहा है ना, वो जो अपने ये राइवेरिया जो है आपका गज़ा को बनाना चाह रहा है, वहाँ पे भी उसकी प्लानिंग अपने हैं। और यहाँ पर अब जनाब कि ये मैं ईरान को शिकस्त देने के बाद यहाँ पर मैं जो है इसको इस इलाके को अमरीकी हिस्सा करार दे दिया, कोई अमरीका बहुत करीब आ जाएगा आपके। ये बयान भी बहरहाल मानी खेज़ है। इसकी इन बातों को अब मुझे नहीं पता कोई कंडेम करेगा कि नहीं करेगा। क्या हम में इतनी कोई, हमारे बड़ों में इतनी सकत है कि जनाब व्हाट आर यू टॉकिंग? जी बिल्कुल नहीं करेगा। और लेकिन ये कि बहरहाल ये चीज़ें बयान की जा रही हैं और हम खामोशी से उनको सुन रहे हैं, और इस तरह बयान की जा रही है कि कुछ अरसे बाद, अभी तो हमें गैर संजीदा लगेगी और कुछ अरसे बाद हम इन चीज़ों के आदी हो जाएंगे। सर देखें, हम में तो इतनी ताकत नहीं है किसी भी, और ख़ास तौर पर जिस खत्ते की आप बात कर रहे हैं उनकी, वो तो कायमी उसी के दम कदम से। जिनको जवाब देना चाहिए, आबनाए हुर्मुज़ जो है वो किन दो ममालिक को लगती है, उनमें से एक ने तो जवाब दे दिया कि तुम अपना बंदोबस्त करो सिक्योरिटी का। वो मेरे ख्याल डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। ईरानियों ने जवाब देना है या ओमानियों ने देना है। ओमान तो नहीं दे सकता, ठीक है, ईरानियों ने देना है जिसके साथ वो हालत जंग में है। हमसे ऐसी तवक्को नहीं, मेरा ख्याल है अभी इट्स टू अर्ली।
चले हमारा दिफाई इत्तेहादी कोई बयान जारी कर दे नहीं सर, इट्स टू अर्ली। तीनों अलाई हैं, ये तो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकलना है, ये अचानक नहीं होना। हम भी जज्बाती ना हो, अगर निकलना है, अगर इस इत्तेहाद ने कामयाब होना है, सिक्योरिटी जो एक निज़ाम यहाँ पर बना हुआ था इस खित्ते में, उसको रिप्लेस करना है किसी को छेड़े बगैर। ये अभी हम छेड़ने की पोजीशन में नहीं है कि आप धक्का दें और उसकी जगह ले लें, ये हिकमत से होगा। अगर उसको रिप्लेस करना है, और वो रिप्लेसमेंट जो है वो यानी कि हर सूरत होनी नज़र आ रही है, उस खित्ते के मालिक को नज़र आ रही है कि हम अब अमेरिका के नीचे जो है वो सिक्योरिटी हासिल नहीं कर सकते, तो फिर तब तक इंतज़ार कीजिए। तो एक फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे उसने अगर हिमायत कर दी उस मुआहदे की, मक्का मुआहदे की, तो वो मुखालफत कर देता तो बहुत तेज़ी से ममालिक उससे पीछे हटते हैं, अभी दौड़ें लग जानी थी। ठीक है ना, कि तो लिहाजा हो सकता है हमने एतमाद में लिया हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो उसके अलावा उसके पास भी सिवाय इसकी तहसीन करने के और फिलहाल चांस नहीं था जी। पाकिस्तानी अफवाज वहाँ पे गई है सऊदी अरब में, तो मेरे ख्याल में इसराइल को भी परेशानी हुई होगी और उसके बड़े को भी परेशानी हुई होगी। देखें जी, इसराइल को तो परेशानी बनती है, क्योंकि सऊदियों को ये होश उनको करनी चाहिए, उन्हें अब आई है। वो तो सुलह करने जा रहे थे पहले, कि सऊदी अरब तो आधा ग्रेटर इसराइल के नक्शे में है। आपके तो अपनी सालमियत हम तो नहीं है, ईरान तो नहीं है भाई। ईरान को इस बात का पूरा मतलब ये करना चाहिए हमें उसको, कि भी वाहिद मुल्क है जो डटा हुआ, जो डटा रहा। कोई इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहा था, किसी ने जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। आप तरीक़ाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, बट इट वाज़ द ओनली कंट्री जो कि वहाँ लड़ने वालों की, आज़ादी के लिए लड़ने वालों की हिमायत कर रहा था, ठीक है। बाकी किसी ने नहीं उठाई। आवाज़ें अब उठेंगी, अगर हुई तो उठने लगेंगी, वो ईरान को ही ये सारा क्रेडिट जाएगा, बाकियों ने कोई ऐसा अपना शेर नहीं। शाम उसके अंदर आना है जी, सऊदी अरब है, इराक है, लेबनान है। इन ममालिक को अब समझ लेना चाहिए। और अब तो आप अंदाज़ा कीजिए, वो चाइनीज़ एक मुहक्किक हैं, वो भी जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो मैं आज सुन रहा था, वो भी कहते हैं कि जनाब ये ग्रेटर इसराइल के लिए इन इलाकों के ऊपर जो है अब इसराइल अपने आप को बढ़ाना चाह रहा है, और इन सब इलाकों का जो है दारुल हुकूमत और यरूशलेम को बनाना चाह रहा है। यरूशलेम तो पहले ही बना लिया उन्होंने दारुल हुकूमत, और अब जो है वो इसकी तरफ एक्सटेंशन हो रही है। तो इन ममालिक को अब थोड़ा सा होश पड़, अब भाई तुम्हारी बारी आ गई है, अब भी ना जागे तो फिर तुम कभी भी नहीं जागोगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ट्रंप का ये जो तहसीन है, लगता है थोड़ी सी फीकी सी तहसीन है। फीकी सी तहसीन है। हो सकता है उन्होंने ये पॉलिसी बनाई हो कि ये बन गया है, तो इसके अंदर से जो डंग है वो हमने साथ लग के निकालना है, ठीक है। ये तो कोशिश लाजमी होगी कि इसका डंग ना बनने पाए। अब देखें, आज का अगली बात सुन लें। साउथ कोरिया के साथ चंद घंटों के बाद उनकी मुश्तरका एक्सरसाइज जो है, अमेरिका ने उन्हें सिक्योरिटी गारंटी दी हुई है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए ये मुमकिन नहीं रहा कि अमेरिका को रिलायबल दोस्त, पार्टनर समझा जा सकता। उसने साउथ कोरिया के साथ उसने कहा है कि मेरा जो शुमाली कोरिया का सदर है उसका मुश्किल सा नाम है, मेरी क्योंकि उसके साथ दोस्ती है इसलिए मैं उसके साथ ताल्लुकात नहीं ख़राब करना चाहता। तो ये जो ड्रिल्स हैं, मिलिट्री ड्रिल्स, अमेरिकी फ़ौज उसमें हिस्सा नहीं ले रही, ठीक है। इसी तरह उसने जर्मनी से 5,000 फ़ौजी वापस बुलाने का कहा था, बुलाए नहीं, 4,000 पोलैंड में और भेज दिए। तो वो बदलता तो रहता है। क्रेडिबिलिटी जो है ना, जो इशू है, वो मिलिट्री पावर है, वो इकोनॉमिक पावर है, इसमें कोई शक नहीं। क्रेडिबिलिटी जो है अमेरिकी सदर की, वो ख़त्म हो गई। अब आपको मैं एक मिसाल देकर फिर मैं माइक आपके हवाले करता हूँ। जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया तो उन्होंने अपना जो मेरा ख्याल है वज़ीर ख़ारजा भेजा, चार्ल्स डे गॉल फ्रांस में, उनके पास भेजा कि जी ये रूस ने सीक्रेटली मिसाइल जो न्यूक्लियर वार हेड्स वाले हैं ये क्यूबा स्मगल कर दिए हैं। तो ये उसने वो सबूत भी, इसको सैटेलाइट के तस्वीर भी लेके गया कुछ स्मगलिंग की। तो उसने, चार्ल्स डे गॉल ने कहा कि ये सबूत मैंने नहीं देखने, मेरे लिए ज़्यादा अहम है कि अमेरिकी सदर ये कह रहा है कि ये ऐसा हुआ है। आज अमेरिका वहाँ खड़ा है, क्रेडिबिलिटी और थी। आज अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्या वहाँ खड़ा है? बिल्कुल उलट खड़ा है। और देखिए, ये जो हाथी जो है ना, जब लेटता है, मस्त हाथी भी घास कुचलता है। जब वो बीमार होकर गिरता है ना,
तो उस वक्त घास का नुकसान ज़्यादा करता है, तो ज़्यादा एहतियात के साथ चलें, यहाँ से ये वाइंड अप ही होंगे। ये मुसलमानों के लिए मैं ज़रूर हौसले की बात अल्लाह करे जी ऐसा ही हो, कर रहा और हूँ। मुसलमानों के अंदर भी जो है वो एक बेदारी का मामला हो, और फिर वो अब इस तरह जो है दूसरों की डिक्टेशन न लें, जी बल्कि अपने फैसले खुद करें और उस पर खड़े हों। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो तीनों ममालिक हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे इनके बड़ों को, कि एक तो सबसे पहली बात तो ये कि अपने ये अपने 6-7 भी हो जाएं। ये बढ़ें भी, और अपने मामलात को अल्लाह के साथ भी दुरुस्त जी करें, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह की मदद जो है, और अपने अल्लाह अगर वो के, इस्लामी जमहूरिया बरतानिया कह रहे हैं तो समझ जाए ना वो क्या कहते हाँ, हैं। आपको ही नहीं समझ आ रही, उन्हें तो सब समझ है। क्योंकि जब आप इस्लामी हो जी गए तो फिर अगलों को मुश्किल पैदा हो मुश्किल जाएगी। पैदा हो तो अल्लाह ताला उसकी भी तौफीक दे। हमारी तो ख्वाहिश है कि इत्तेहाद बढ़े, इतना बढ़े कि तमाम मुसलमान मुल्क उसके अमन व अंदर आ अमान जाए, हो जाए अमन व अमान हो, और आपस बिल्कुल में। वो जी एक बिल्कुल। पूरा एक ताकत हो। आप देखिए ना, खिलाफत जैसी भी थी, टूटी फूटी थी, वो उस वक्त एक बहरहाल एक ताकत थी जिसके सर खिलाफ पूरी ताकत प्लानिंग, की एक परसेप्शन एक होती है। इत्तेहाद की निशानी थी, जी अलामत थी। और उस वक्त भी लोग कहते थे कि खलीफा ने एक फतवा जारी कर दिया तो फिर उम्मत मुस्लिमा खड़ी हो जाएगी, जी और उन्होंने तोड़ा उसी खिलाफत को है, बिल्कुल। तकसीम भी उसको किया, और उसके बाद अपने मफादात भी हासिल करें। तो अल्लाह करे कि जो कि अहादीस में भी है कि एंड ऑफ द टाइम जो है, जब आखिर में तो खिलाफत जो है वो कायम होगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम गुफ्तगू शुनीद। इसमें हमने कुछ थोड़ी सी ज़रा ट्रिकी बातें थी ये वाली, जो आज हालात के हवाले से आई हैं, नेतन्याहू का, ट्रम्प का बयान, और फिर हमला हुर्मुज़ के हवाले से जो बातें हैं, तो ये अभी इस वीक के अंदर गोलाबारी उतनी नहीं हुई जितनी कि ये अल्फाज के साथ जो खेला गया और जो बयान किया गया। तो हमें इन तमाम चीज़ों पर ही नज़र रखनी है। किसी को भी जिसे कहें कि बस ठीक है सुन लिया और कर दिया, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बातें जब मीडिया पर आती हैं तो उसके पीछे पूरी इंटेंशन जो है वो ना हो, पूरी अटेंशन और पूरी प्लानिंग होती है, सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं जो प्रिवेल कर रहे होते हैं। तो हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने मामलात को दुरुस्त करने की, हमारे बड़ों को उनके मामलात दुरुस्त करने की, और उनको अपने आप को ताकतवर करने की तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम के बारे में हमें राय ज़रूर दीजिएगा। हमारा जो चैनल है ज़माना गवाह है, उसके कमेंट्स के अंदर आप सवालात भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, और आप करते भी हैं, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।